दोस्तों एक बार फिर से खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में और मौजू है यूक्रेन। यूक्रेन को लेकर तमाम तरह की खबरें, खैर वो आप पल पल की खबरें तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, हालांकि पल पल की खबरें होती हैं, मगर एक मजमूई तौर पर एक कंक्रीट में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि अभी चल क्या रहा है। देखिए, पूरी तरह से यूक्रेन इस वक्त रशिया के कंट्रोल में है और डोनबास में जो दो राज्य बनाए हैं रशिया ने, वहाँ पर रशिया के एक बड़ी तादाद में तकरीबन 30,000 के करीब जो इंजीनियर्स हैं वो अपने काम में लगे हैं और यहाँ पर 4,000 हेक्टेयर ज़मीन को लैंड माइन से क्लियर कर लिया गया है। यानी कि जो यहाँ की जो यूक्रेनी फ़ौजाओं ने हटते हुए यहाँ पर जो लैंड माइन बिछाई थी रास्तों में, जंगलों में, जिस तरह की बारूदी सुरंग जिसे कहते हैं, वो पुरानी तकनीक भी नई तकनीक से भी जो कुछ बिछाई गई थी, यानी कि किसी तरीके से फ़ौजें जब आगे बढ़ें, उनके टैंक जब आगे बढ़ें या वो खुद आगे बढ़ें तो लैंड माइन से वो उड़ जाएं। वो अलग बात है कि आप मीडिया में तो सुनते रहते होंगे कि रशिया ने इतनी देर क्यों कर दी, रशिया क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक उकसावे की कार्रवाई थी, मीडियाबाजी की। कुछ तो बेचारे उनको तो पता ही नहीं होता है कि चल क्या रहा है, वो ऐसे ही सुनते हैं वेस्टर्न मीडिया से और हिंदी मीडिया में पेल देते हैं। देखिए, बड़ी ये बात अच्छे से यूक्रेनी फ़ौजें जानती थी कि रशिया की फ़ौज का मुकाबला नहीं किया जा सकता, और अगर मुकाबला नहीं किया जा सकता तो उसकी एक ख़तरनाक रणनीति स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। कीव के चारों तरफ से हटने का, या फिर एक लिमिटेड दूर तक पहुंचने के बाद फिर आगे नहीं बढ़ने के प्लान के पीछे भी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी जो थी वो रशिया की थी, जिसमें वो जानते थे कि लैंड माइन्स और बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पर बना दी गई है कि जो भी फ़ौजें आगे बढ़ेंगी वो उड़ जाएंगी, या फिर जेवलिन और दूसरे कहीं ब्रिटिश और अमेरिकन हथियार भी घरों के अंदर से उन पर अटैक करेंगे और वो एक निश्चित दूरी बनाए रखे। और मेरे ख्याल से बहुत कम अपने नुकसान के साथ रशिया ने बहुत अपना कंक्रीट ऑपरेशन को कंप्लीट किया। यूक्रेन को कीव को चारों तरफ से घेरे रखा और फिर चारों तरफ की जो सीमाएं हैं उनको क्लियर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीमाओं के जो एरिए हैं, जो कनेक्टिविटी हैं, उनको क्लियर करके अपने कब्जे में कर लिया। और अब सूरत हाल मौजूदा ये है कि यूक्रेन में जो लैंड माइन्स हैं वो हटाई जा रही हैं, जहां पर हथियारों के कारखाने थे या जखीरे थे उनको डीएक्टिवेट किया जा रहा है, जिसे वो काम में ला सकते हैं उसे काम में लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही एक तरह से युद्ध पूरी तरह जीता जा चुका है। युद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसे जो रूस के कंट्रोल के बाहर हो, या यूरोपियन, नाटो या कोई भी देश मिलकर कोई ऐसी सूरत पैदा वहाँ पर कर सकता हो कि उस जगह में यूक्रेन वो अब अंदर जाए और यूक्रेन को कुछ लंबा खींचने पे वो मजबूर करे, या कोई वहाँ की युद्ध नीति को, रणनीति को बदलने या टाइमिंग को बदलने की कोशिश करे। ऐसी सूरत हाल से अब यूक्रेन बहुत दूर निकल चुका है, कंप्लीट रशिया की फ़ौजों के और उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के कंट्रोल में है। अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद ये होने वाला है कि रशिया खुद इस वॉर को लंबा खींचना चाहेगा और वॉर के अलावा उस नाकेबंदी को खींचता रहेगा, क्योंकि कुछ गैस लाइन, पाइपलाइन और तेल यूक्रेन के रास्ते से भी जाता है, फूड सप्लाई और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं यूक्रेन से, उनको अपने कंट्रोल में रखेगा और धीरे धीरे अपनी रणनीति के तहत कुछ इलाकों को क्लियर कराता रहेगा और धीरे धीरे कीव के जो गलियारे हैं उनको तंग करता चला जाएगा। इस वॉर में जितनी देरी होगी दुनिया उतनी ज़्यादा परेशान होगी और उतनी ज़्यादा यहाँ अर्थव्यवस्थाओं पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पश्चिम के साथ इंक्लूड किया था, अब वो जिनके ज़खायर जो है डॉलर में थे और वो ज़खायर डॉलर में उन्होंने एक भारी कीमत चुका के डॉलर को जो हासिल किया था, अगर वो चाइना और रशिया के साथ इस व्यापार को करते हैं तो जो अब इन्फ्लुएंस, जो मुद्रास्फीति जो चेंज हुई है, जो डॉलर के रेट तय हुए हैं या चेंज हुए हैं, ये बहुत कुछ मेरे ख्याल से जो है वो चीज़ें बदल रही हैं, बदल चुकी हैं
और इनको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। यानी कि अगर उनके पास डॉलर ज़खायर है भी तो भी बहुत ही आसानी से अर्थव्यवस्थाएं संभलने वाली नहीं है। पूरी दुनिया में इसके बहुत गहरे असर पड़ रहे हैं और पड़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और यूरोप के अंदर जो उनके कंज्यूमर बाज़ार के रेट हैं वो भी लगभग डबल हो चुके हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई है, जिन शॉप्स या जिन मॉल्स के जो उनकी शॉप्स की जो रिकवरी थी, अगर वो 6 से 10,000 डॉलर अगर वो इकट्ठा करते थे, सेल करते थे, तो मात्र $1,500 पर उनकी कहानी निपट गई है। यानी कि मार्केट में रिसेशन आ चुका है, इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है और डॉलर के रेट मार्केट में जिस मार्केट से असल माल सप्लाई होना है उस मार्केट में डॉलर के रेट गिर रहे हैं। मगर जिन्हें अब भी डॉलर की ज़रूरत है, तो ऐसे भी कुछ देश हैं जिन्होंने अपनी आर्थिक नीति को ध्यान में रख के और पूर्व चेतावनियों को दिमाग में रख के अपने ज़खायर को चेंज नहीं किया था। उन लोगों के लिए डॉलर अभी भी एक मुसीबत का बाइस बना हुआ है। वो उन सरकारों की रणनीति और नीति और अर्थनीति इन तमाम के फेलियर के नतीजे हैं। वरना डॉलर जो भी जिसने अपनी रणनीति को सही से कंक्लूड किया था, वहाँ पर डॉलर के रेट रूबल के रेट के हिसाब से ही गिर रहे हैं। और ये इसमें कितने देश हैं कितने नहीं हैं, मैं इस विषय पे भी नहीं जाऊंगा, इस बहस में भी नहीं जाऊंगा। मगर इतना मैं आपको यहाँ पर एक और इसमें खबर जोड़ता चलूँ कि आने वाली सर्दियों में अभी कुछ ही दिनों के अंदर ये फोरकास्ट ऑलरेडी ब्रिटेन के अंदर हो रहा है कि वहाँ बिजली के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि बहुत से नॉर्मल कॉमन मिडिल क्लास लोग निश्चित रूप से गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे और भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। यानी आप जो कॉस्ट है, जो बिजली है, वो इतनी महंगी हो जाएगी ब्रिटेन के अंदर। जब बिजली महंगी होगी तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इस वक्त सत्ताएं कोई छोड़ के भागना चाहता है, कोई चिपके रहना चाहता है, किसी को भगाया जा रहा है। ये दुनिया की जो अफरा तफरी है, ये सब एक आर्थिक निज़ाम, आर्थिक रिजीम चेंज जो हो रहा है, उस आर्थिक रिजीम चेंज के कारण है। कितने लोग इसे समझते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर आगे हम इस पर डिटेल से बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी का हल निकालने की कोशिश करने के लिए जो बाइडन सऊदी अरब आने वाले हैं। तो अगला सेगमेंट हम जो बाइडन सऊदी अरब और उस खित्ते को मिलाकर करते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है।